हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज के क्वेश्चन सेशन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर आज आप लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको थ्योरी बेस्ड हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन भी करेंगे। तो ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, मतलब न्यूटन्स का जो लॉ है ये किसके लिए वैलिड है। तो पहला ऑप्शन है आपका इनर्शियल फ्रेम के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, रोटेटिंग फ्रेम के लिए और एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है किस फ्रेम के लिए वैलिड है। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है ये आपको इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज डिफाइंड ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं? तो हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कि आपका इनर्शियल फ्रेम क्या है। कोई भी ऐसा फ्रेम जो किसी गिवन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तो वैसे फ्रेम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? वैसे फ्रेम को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है कि अगर ये किसी गिवन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे या आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, ठीक है। आपका वेलोसिटी क्या होना चाहिए? वेलोसिटी जो होना चाहिए ये आपको कांस्टेंट होना चाहिए। अगर किसी बॉडी जो किसी आपको गिवन फ्रेम में हो और वो फ्रेम इनर्शियल तब होगा जब या तो वो किसी गिवन दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। जैसे इन जनरल अर्थ को क्या माना जाता है कि अर्थ सरफेस इज टेकन एज इनर्शियल फ्रेम। नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि हमारा अर्थ सरफेस जो है इनर्शियल फ्रेम है। तो अगर कोई फ्रेम अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम है। और अगर कोई भी फ्रेम अर्थ के फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड रहे या डी एक्सेलरेटेड रहे तो वैसे फ्रेम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो वैलिड है किसके लिए बच्चे? इनर्शियल फ्रेम। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम। इज इट क्लियर टू ऑल बच्चों? अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। कहता है सेकेंड लॉज ऑफ मोशन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। आपको करेक्ट नहीं पूछ रहा है बच्चे, क्या कह रहा है? इनकरेक्ट, जो आपका असत्य कथन है वो क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में क्या क्या कह रहा है स्टेटमेंट, पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है इट प्रोवाइड्स मेजर्स ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ फोर्स। थर्ड कह रहा है इट रिलेट्स फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एंड फोर्थ वन इज इट रिलेट्स मोमेंटम एंड फोर्स। देखो इस सारे स्टेटमेंट को देखो कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा रॉन्ग है। आपको आपका जो सही आंसर होगा वो होगा रॉन्ग स्टेटमेंट। तो देखो हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ क्या, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो है बच्चे वो क्या था आपका? तो न्यूटन सेकेंड लॉ था आपका एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या था बच्चे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। और उसी से आया था आपका F इक्वल टू क्या था बच्चे? F इक्वल टू था आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। मींस एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू होगा इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्लियर है? तो ये आपको फोर्स को मेजर करता है, ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड इट रिलेट्स फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो देखो ये फोर्स और एक्सेलरेशन को तो रिलेट कर रहा है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड कह रहा है इट रिलेट्स मोमेंटम एंड फोर्स। तो देखो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि हमारा फोर्स क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो ये फोर्स और मोमेंटम को भी रिलेट करता है, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। ठीक है? तो ऐसे आप कह सकते हो क्या कि ये जो है आपको ये इनर्शिया को डिफाइंड नहीं करता, ये स्टेटमेंट सही है। मतलब ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट मतलब इनकरेक्ट है, लेकिन आंसर क्या है? ये यही सही है क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना था। देखो इनर्शिया जो है ये किस लॉ में डिफाइंड होता है? तो हम लोग पढ़े थे कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है ये इनर्शियल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। इनर्शिया क्या है बच्चे? किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा प्रॉपर्टी, इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट को कंटिन्यू करना चाहता है और अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो मोशन को कंटिन्यू करना चाहता है। ये तो इनर्शिया है ना। और ये कहां पे था आपका? तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में। क्लियर है?
और ये आपसे हमको क्या पूछा जा रहा है बच्चे, सेकंड लॉ के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपको फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, कौन, इनर्शिया। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट है, और दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं बच्चे कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ इज इक्विवेलेंट टू, कि आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है किसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब किससे रिलेटेड है, किससे कंपेयर कर सकते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। तो थर्ड लॉ क्या था बच्चे, हम लोग 9th क्लास से पढ़ते हैं कि थर्ड लॉ क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का सेंस ये है कि सपोज करो कि जैसे सपोज करो कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपको रखा हुआ है किसी टेबल पे, क्लियर है। तो ये ब्लॉक इस टेबल पे जितना फोर्स लगाता है, ये टेबल भी इस पे उतना ही फोर्स लगाता है, क्लियर है। या सपोज करो कि अगर एक आपको राइफल से बुलेट निकल रहा है, क्लियर है। यहां से अगर आपको सपोज करो कि बुलेट आपको निकल रहा है बच्चे, तो बुलेट जितना इस पे फोर्स लगाया, किस पे, वायरल पे, मतलब कि आपका जो बंदूक है, ठीक है, इसके बैरल पे जितना बुलेट फोर्स लगाएगा, बैरल भी बुलेट पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यही आपका है न्यूटन्स का थर्ड लॉ कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक क्रिया के प्रति क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। यही है आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अब इससे हम लोग अपने ऑप्शन से देखते हैं कि क्या क्या है। पहला ऑप्शन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड है। सेकंड स्टूडेंट कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है इक्विवेलेंट है किससे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। या कंजर्वेशन ऑफ, थर्ड ऑप्शन है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। तो देखो आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है बच्चे, तो ये रिलेटेड है हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अगर सपोज करो ये रेस्ट में था पहले, तो फाइनली भी रेस्ट में रहना चाहिए, ठीक है। तो जितना ये आगे आपको इसका मोमेंटम होगा, उतना ही पीछे की तरफ रिक्वाइल मोमेंटम होगा, क्लियर है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है ये किसके इक्विवेलेंट है बच्चे, तो इट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है ये आपको रिलेटेड है किससे, इसका भी फर्स्ट ऑप्शन ही हो रहा है बच्चे, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि वी कैन डिराइव न्यूटन्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ। कह रहा है कि क्या न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो है और न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है, क्या इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं फर्स्ट लॉ से। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द थर्ड लॉ, एंड थर्ड ऑप्शन इज थर्ड एंड फर्स्ट लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंड लॉ, एंड ऑल द थ्री लॉज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं है बच्चे। देखो आपका जो न्यूटन्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो है कौन सा बच्चे, आपका न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है आपको कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कि आपका F जो है ये आपको रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, और मोमेंटम क्या है बच्चे, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, क्लियर है। तो ये आपको रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो ये आपका सबसे यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ। कहने का सेंस ये है कि न्यूटन सेकंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हो और थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हो। तो आपका स्टेटमेंट हो जाए, आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा बच्चे कि थर्ड एंड फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंड लॉ, ठीक है। कारण क्या है कि सेकेंड लॉ से आपको फर्स्ट और थर्ड, सॉरी सेकेंड लॉ से आपका फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों डिराइव हो सकता है। तो इसीलिए आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा बच्चे ये आंसर नंबर सी है, ठीक है। सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे।
कहता है रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास इज। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इनर्शियल मास न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बेस पे हम लोग डिफाइन करते हैं, और ग्रेविटेशनल मास किससे रिलेटेड है बच्चे, कि ये आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, और एक्चुअली में दोनों मास क्या है, सेम ही तो है। ठीक है, न्यूटन्स आपका जो इनर्शियल मास है और ग्रेविटेशनल मास है दोनों का रेशियो पूछ रहा है, क्लियर है। तो ma/mg का जो वैल्यू हो जाएगा ये तो 1 हो जाएगा बच्चे, 1:1। तो 1:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, क्लियर है। तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चे। ये 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये रहा 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 6 क्वेश्चन को देखो बच्चों कि 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। कर अ राइडर ऑन हॉर्स बैक फॉल व्हेन द हॉर्स स्टार्ट्स रनिंग ऑल ऑफ सडन बिकॉज a rider is taken back. A rider is suddenly afraid to fall. Inertia of rest keeps the upper part of the body at rest, whereas the lower part of the body move forward with the horse. And none of above. देखो छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, 6 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है कि देखो राइडर किसको कहते हैं हम लोग, जो घुड़सवार होता है उसी को हम लोग राइडर बोलते हैं, मतलब घोड़ा पे जो सवारी करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, राइडर कहते हैं, क्लियर है। तो आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अ राइडर ऑन अ हॉर्स बैक, बैक मींस हुआ कि घोड़ा का पीठ, क्लियर है। तो अगर कोई घोड़ा पे एक घुड़सवार बैठा हुआ है एंड हॉर्स स्टार्ट्स रनिंग ऑल ऑफ सडन, कहता है कि अगर घोड़ा सडनली आपको आगे की तरफ बढ़ जाए, ठीक है, एक घुड़सवार बैठा हुआ था, पहले हॉर्स रेस्ट स्टेट में था और सडनली क्या हुआ कि हॉर्स आपको तेजी से दौड़ने लगा, ठीक है, तब तेजी से दौड़ गया, कहता वैसे केस में क्या हो सकता है, ठीक है। तो वैसे केस में जो राइडर आपको पीछे की तरफ गिरता है, क्यों गिरता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो कहता राइडर इज टेकन बैक, ये तो गलत हो गया बच्चे। राइडर इज सडनली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, ये भी गलत है, क्लियर है। ऐसा नहीं कि घुड़सवार को घोड़ा का डर होता है, ये बात तो नहीं है बच्चे। कहता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एट रेस्ट वेयर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव फॉरवर्ड विद द हॉर्स। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब वो आपको घोड़ा रुका हुआ था, क्लियर है, तो पूरा बॉडी जो है घोड़ा के साथ क्या था, रेस्ट स्टेट में था। और हम लोग जानते हैं कि हमारा कमर से मूवमेंट हो सकता है, आगे और पीछे हो सकता है। और जैसे घोड़ा आपको दौड़ गया बच्चे, तो जो हमारा नीचे का पोर्शन है वो तो मोशन में आ गया, लेकिन जो अपर पार्ट है वो पहले रेस्ट में था, तो अभी भी रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहता है। तो आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से ये अपर पार्ट जो है पीछे ही रह जाता है और आगे का जो मतलब बैक का जो पार्ट है बच्चे ये आगे बढ़ जाता है। तो इसी की वजह से उसको क्या होता है, सडन बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगता है। जैसे सेम है कि अगर हम लोग बस में खड़े हैं और बस सडनली चल दे तो हमको पीछे की तरफ जो हम लोग गिरते हैं, पीछे के बैकवर्ड के जर्क जो हमको लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि हमारा पैर आपका जो है बस के कांटेक्ट में है, बस मोशन में आ गया तो नीचे वाला पोर्शन तो मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट जो है पहले रेस्ट में था तो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसी की वजह से हमको सडन जर्क लगता है। तो ये तो आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ऐसा होता है बच्चे। तो इस केस में सी इज द करेक्ट आंसर, सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा और पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा बच्चे। प्रत्येक दिन मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आपके साथ आऊंगा और इन क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक मैं डिस्कस करवाऊंगा। अब देखो हम लोग देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, जरा हम लोग इसके बारे में देखते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा अ मैन कैन गेटिंग डाउन और रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड। कहता है कि अगर कोई आदमी एक चलते हुए बस से अगर नीचे उतर जाता है, अ मैन गेटिंग डाउन का मतलब क्या होता हुआ बच्चे, कि अगर बस चल रही है और उस केस में अगर कोई बस से नीचे उतर जाए, चलते हुए बस में अगर नीचे उतरने का कोशिश करे या नीचे उतर जाए, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि वो आदमी जो गिरता है किधर गिर जाता है बच्चे, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरने का मीनिंग क्या है कि वो जो है आगे की तरफ ऐसे गिर जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखो सिंपल बात है, तुम लोग बता सकते हो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि पहले बस अगर मोशन में था, ठीक है, तो वो उसमें जो उसका सवारी था बस का वो भी क्या था, मोशन में था, मतलब उसका भी मूवमेंट हो रहा था। लेकिन जैसे वो बस से उतरा तो उसका पैर कहां पे आ गया बच्चे, अर्थ के सरफेस पे आ गया।
तो ये तो आपको उसका पैर जो है वो तो अर्थ के सरफेस पे आपको मोशन में आ गया, लेकिन उसका जो होल बॉडी है अभी भी मोशन में रहना चाहता है, और इसी वजह से क्या होता है कि ऊपर वाले पोर्शन का मोशन ज्यादा हो जाता है, इसीलिए वो आगे की तरफ गिर जाता है। इसीलिए तुम लोग देखे होगे कि कभी कभी ट्रेन में जो झालमुड़ी ये सब बेचने वाला होता है, वो सब जो ट्रेन जब चलने लगती है और वो लोग जो उतरता है तो अपने बॉडी को पीछे की तरफ रखता है, सो दैट कि वो इनर्शिया ऑफ मोशन को इनकाउंटर कर सके, कहने का मतलब उसको वो बैलेंस कर सके। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। देखो कहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज लेफ्ट बिहाइंड एंड मैन रिच फॉरवर्ड। ये तो एकदम गलत है बच्चे, क्योंकि रोड तो कभी मोशन में पीछे छूट ही नहीं सकता है, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल नहीं है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है बच्चे, कहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन मोशन in forward direction while the feet come to the rest as soon as they touches the road। मतलब यही आपका सही स्टेटमेंट है बच्चे, कि आपका जो ऊपर का पोर्शन है वो मोशन में था तो वो मोशन में ही रह गया, लेकिन नीचे का जो फीट है ये आपको अर्थ के सरफेस में कांटेक्ट में आने से क्या हो गया कि वो रेस्ट में आ गया, और उस पर नेट आपका क्या हो गया आगे की तरफ, उसका मूवमेंट की वजह से वो गिर गया। तो सेकेंड ऑप्शन जो है, ये बी जो ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोग आज 7 क्वेश्चन देखे, अगले दिन से हम लोग और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।